सभी को नमस्कार। ग्रेड सेकंड के लिए हमने एक फाइनल टच प्रोग्राम स्टार्ट किया था, आज वो ख़त्म हो रहा है। इसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी के सभी टॉपिक्स के पीवाईक्यू स्पेशली मैंने खुद बना बना के, और आपको बहुत सारे पीवाईक्यू देखने की जरूरत नहीं पड़े, इसलिए कोशिश ये की कि जितने भी पीवाईक्यू आज तक सेकंड ग्रेड में आए उन सबको मिला के एक एनालिसिस रूप से आपको प्रेजेंट किया जाए। प्रयास किया है और ये प्रयास आपके परिणाम में दिखना चाहिए, इस उम्मीद के साथ। एजुकेशनल साइकोलॉजी का ये लास्ट टॉपिक है, 21वीं सदी के कौशल, जो बड़ा चर्चित रहा है। यद्यपि ये सबसे आसान टॉपिक है, मैंने पहले भी बोला है, यदि आपने बुक्स भी पढ़ी है, थोड़ी सी समझ बनाई है, और इससे पहले मैंने इसके 20 प्रश्न करवाए थे, उनको देख लेना और आज वाले प्रश्नों को देख लेना। मुझे लगता नहीं उसके बाद कहीं भी दिक्कत आएगी। बस समझ बनानी, और कुछ भी ऐसा कंटेंट नहीं है कि आपको लगेगा सर पता नहीं इसमें क्या है। बहुत आसान और बहुत अप्लाइड टॉपिक यदि कोई है तो 21वीं सदी के कौशल हैं। उससे पहले इंफॉर्मेशन ये थी, ये समग्र मनोविज्ञान जो एक लंबे टाइम से अपन ने नहीं निकाली थी, लगभग 4-5 महीने से खत्म थी, इसका नया एडिशन आ गया है। यदि आप कई भर्तियों की तैयारी एक साथ करना चाहते हैं तो आप ये बुक ले सकते हैं। रीट थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ग्रेड फर्स्ट, सबका कंटेंट इसमें एक साथ शामिल है। बस इसमें से आपको वो टॉपिक सेलेक्ट करने पड़ेंगे कि कौन से टॉपिक मुझे पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक छोड़ने हैं। बट एक ही किताब आपको लेनी है तो आप ये समग्र मनोविज्ञान जो है ये मार्केट में उपलब्ध है। ये सभी भर्तियों के अकॉर्डिंग है, बाकी ग्रेड सेकंड के लिए अलग आती है, ग्रेड फर्स्ट के लिए अलग आती है, ग्रेड थर्ड रीट परी के लिए अलग आती है, ठीक है ना। तो ये एक वो बुक है जो बच्चा अलग अलग किताबें नहीं खरीदना चाहता, उसको केवल एक किताब खरीदनी है, तो वो इस समग्र मनोविज्ञान का ये एडिशन ले सकता है। खैर, चर्चा करते हैं आज के इस टॉपिक के ऊपर। 21वीं सदी के कौशल बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और एक एक प्रश्न को अपन डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने, ये मैंने कोशिश ये की कि वैसे 21 सदी के कौशल चूंकि नया टॉपिक है तो इस पे वैसे पीवाईक्यू ज्यादा है नहीं, लगभग 6 से 7 पीवाईक्यू सेंटर की कुछ भर्तियों में आए हैं। ग्रेड सेकंड में जो आए थे, अभी ग्रेड फर्स्ट में जो एक पेपर हुआ था डी ग्रुप वाला, उसके जो 2 प्रश्न आए थे वो मैंने पहले ही करवा दिए थे आपको। और जो भी प्रश्न बाहर कहीं भी किसी भी कॉम्पिटिशन में पूछे गए उनको मिला के एक प्रेजेंटेशन में आपके सामने दे रहा हूं। इससे एक आइडिया लग जाएगा कि 21वीं सेंचुरी पे और क्या चीजें आ सकती हैं और मुझे कैसे पढ़ के जाना है, ठीक है। देखिएगा, पहला प्रश्न, वैश्विक शैक्षिक परिदृश्य में 21वीं सदी के कौशल के विकास और शिक्षार्थियों की शिक्षण अधिगम प्राथमिकताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब इससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पहला है, 21वीं सदी के कौशल के अंतर्गत छात्रों में सृजनात्मकता, समालोचनात्मक चिंतन, सहयोग और संप्रेषण जैसे 4CS, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आपसे पूछ सकता है कि 4CS में क्या शामिल है, एकदम इजी प्रश्न। लर्निंग स्किल में किसको शामिल किया गया है, लाइफ स्किल में कौन से शामिल है, और सूचना या मीडिया साक्षरता में क्या शामिल है। तो ये 3 तो बेसिक चीजें समझ लेना आप कि टोटल जो 21 सदी के कौशल हैं वो कितने, 12 कौशल हैं। और जो P21 फ्रेमवर्क था, उस P21 फ्रेमवर्क ने 4C का सुझाव दिया था। और उस 4C में क्या होता है, क्रिएटिविटी होता है, सृजनात्मक का जो अलग से टॉपिक भी है, क्रिटिकल थिंकिंग, हर चीज के ऊपर पक्ष विपक्ष पे सोच के डिसीजन लेना, कोलैबोरेशन, कोऑपरेटिव लर्निंग और कम्युनिकेशन जैसे 4C इसको हृदयगम करवाना अनिवार्य है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में आ गया। वर्तमान शिक्षण प्रतिमानों में सूचनाओं को रटने और केवल परीक्षा केंद्रित अधिगम को नवाचार और वास्तविक ज्ञान निर्माण के प्रमुख वाहक के रूप में स्वीकार किया गया। सिंपल सी बात है, एजुकेशनल साइकोलॉजी का कोई भी पेपर दे रहे हो वहां ऐसा कोई भी आंसर नहीं होगा जहां रटने की बात की जाएगी और जहां परीक्षा केंद्रित अधिगम की बात की जाएगी। यहां जो भी बात की जाएगी वो बालक केंद्रित अधिगम, साइकोलॉजिकल बेस्ड लर्निंग। तो एकदम से बी एकदम से गलत हो गया। बदलती दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए छात्रों को लाइफ लर्निंग अधिगम के लिए मानसिक रूप से तैयार करना और सूचना साक्षरता विकसित करना समकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। ये अलग से आया हुआ प्रश्न है, तीनों को मिला के मैंने एक प्रश्न बनाया है। तो यहां बी ऑप्शन गलत है, ए और सी क्या हो जाएंगे सही, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए और सी। ओके, डन। मतलब इससे एक आइडिया लग जाएगा, ऐसे प्रश्न आएंगे, मतलब ये आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट, वैश्विक शैक्षिक परिदृश्य और राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के आलोक में 21 सदी के माध्यमिक शिक्षक द्वारा शिक्षार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए निम्नलिखित में से किन शिक्षण रणनीतियों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। पहला है, छात्रों में एनालिटिकल विश्लेषणात्मक और हाई लेवल चिंतन कौशल HOTS, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के लिए तैयार करना। यह आया हुआ प्रश्न है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाने के लिए डिजिटल संसाधन और ICT टूल्स का विवेकपूर्ण उपयोग करना। कक्षा को केवल मेधावी
विद्यार्थियों के साथ अंतः क्रिया करना और कमजोर छात्रों को पृथक करना, विविध विषयों के अंतर संबंधों को समझाने के लिए टीचिंग में एक अंतर विषयक दृष्टिकोण, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, जो एनईपी 2020 का एक प्रमुख लक्ष्य है कि सभी विषयों को आपस में जोड़ के पढ़ाना है और समझना और पढ़ना है। विद्यार्थियों के वास्तविक जीवन के अनुभवों को नजरअंदाज करते हुए केवल पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को रटाने पे बल देना। मतलब ऐसा जब भी अप्लाइड प्रश्न आए वहां पे आपको ये देखना है कि एक या दो बिंदु बहुत नेगेटिव होगा, केवल मात्र रटना, परीक्षा आधारित, पाठ्य पुस्तक आधारित, ऐसे सभी बिंदु हमेशा याद रखना गलत होते हैं। तो इसमें ई भी गलत है और सी भी गलत है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी। वेरी गुड। आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी। ए बी और डी हो जाएगा, ए बी डी, तीसरा ऑप्शन, ठीक है। डन, ए बी डी, हाँ वेरी गुड बेटा। समझ लेना इन प्रश्नों को, मतलब ऐसे प्रश्न, ये भी आया हुआ प्रश्न है, अपने राजस्थान में नहीं आया हुआ, सेंटर में आया हुआ है। अटल टिंकरिंग लैब्स, एटीएल्स आया हुआ है। अटल टिंकरिंग लैब्स भारत के विद्यालयों में स्थापित ऐसे समर्पित मेकर स्पेस हैं जो पारंपरिक रटने की पद्धति के स्थान पे छात्रों में डिजाइन मानसिकता और कंप्यूटेशनल थिंकिंग जैसे 21 सदी के कौशल का विकास करते हैं। तो अटल टिंकरिंग लैब्स का उद्देश्य क्या है स्कूलों में? तो ये इनका उद्देश्य 21वीं सदी के जो नवीनतम कौशल है उनको डेवलप करना। और याद रखना यहाँ पे एक चीज और नोट कर लीजिएगा कि राजस्थान में जैसे 21वीं सदी के कौशल के लिए कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? तो प्रबल कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम चलता है राजस्थान में? राजस्थान में प्रबल कार्यक्रम चलता है 21वीं सदी के कौशल्स को डेवलप करने के लिए। जैसे सेंटर में हर स्कूल में अटल टिंकरिंग लैब जो है एक प्रोजेक्ट है। कारण है ये लैब्स छात्रों को 3D प्रिंटर, रोबोटिक्स, सेंसर और डीआईवी इलेक्ट्रॉनिक किट्स जैसे आधुनिक उपकरणों तक सीधी पहुंच प्रदान करते हैं, जिससे वास्तविक दुनिया की समस्याओं के व्यवहारिक समाधान। ये हमेशा याद रखना 21वीं सदी के कौशल का मूल उद्देश्य है कि जो दुनिया की समस्या है उनका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन कैसे हो और प्रोटोटाइप विकसित कर सके। ये सही है क्या? कथन कांड दोनों सही है या दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता? बताओ। ए, हाँ एसटीएम बेटा, एसटीएम तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये तो याद रखना। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, है ना। ये 21वीं सदी के कौशल का उद्देश्य है बच्चों में ये चारों विषयों को डेवलप करना, एसटीएम, ठीक है ना। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, ये चार विषयों पे 21वीं सदी कौशल बहुत बल देते हैं कि ये आने वाले टाइम में हर बच्चे को, स्कूल एजुकेशन के हर बच्चे को एसटीएम में पारंगत करना, व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना, जो भी आधुनिक टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप करना। तो एसटीएम वर्ड याद रखना ना, जैसे किताब में डाल रखा मैंने। आंसर ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। डन। अगला प्रश्न देखिएगा। कक्षा 7 के शिक्षक रोहन एक गतिविधि आयोजित, दिया आया हुआ प्रश्न याद रखना, आयोजित करते हैं जहां छात्रों को एक वास्तविक समस्या, अपने स्कूल में प्लास्टिक कचरे को कैसे कम किया जाए, ठीक है, को हल करने के लिए ग्रुप में विभाजित किया जाता है। छात्र विचारों पर चर्चा करते हैं, विभिन्न समाधानों का मूल्यांकन करते हैं, अपनी अंतिम योजना प्रधानाचार्य के सामने प्रेजेंट करते हैं। एनईपी 2020 के अनुसार इस मुख्य गतिविधि में 21वीं सदी के कौन से सीखने के कौशल मुख्य रूप से प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं? तो ये पूरा एग्जाम्पल दिया है। ऐसा प्रश्न लगभग आता है, तो ऐसे प्रश्न को समझा करो, उसमें जो मेन वर्ड है उसको अंडरलाइन कर लो कि इसका मतलब तात्पर्य क्या है, ठीक है, उससे समझ में आ जाएगा। तो वास्तविक समस्या देना, कैसे हल किया जाए, क्रिटिकल थिंकिंग है, ठीक है, समूह में विभाजित करना, कोलैबोरेशन है, विचारों पे चर्चा करना, कम्युनिकेशन है, मूल्यांकन करना मतलब समस्या समाधान आ गया, ठीक है। तो इसमें कौन सा प्रदर्शित नहीं हो रहा बताओ? डी नहीं हो रहा? डी नहीं हो रहा क्या? ओके, सी, हाँ वेरी गुड। कोडिंग एंड कंप्यूटिंग कहीं नहीं हो रहा। ये देखो, ये प्रौद्योगिकी साक्षरता में आता है, जो आईएमटी साक्षरता में आता है, लेकिन कहीं इसमें इसने जिक्र नहीं किया। वास्तविक समस्या आ गया, ठीक है, प्लास्टिक कचरे को कैसे कम किया जाए, ठीक है, तो क्रिटिकल थिंकिंग होगी। फिर समूह में विभाजित करना, कोलैबोरेशन हो गया, चर्चा करना, कम्युनिकेशन हो गया, मूल्यांकन करना, ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, ठीक है। लेकिन कहीं भी
ये नहीं आया कि प्रधानाचार्य के सामने प्रेजेंट करना, ये भी कोलैबोरेटिव इसमें आ गया, लेकिन कहीं ये नहीं आया कि भाई उसका कहीं प्रेजेंटेशन उसका मीडिया पे कंप्यूटिंग का, वो कहीं भी नहीं आया। तो इसमें कोडिंग और कंप्यूटिंग जो है वो कहीं भी उल्लेखित नहीं है। बाकी इसमें ए बी डी तीनों का प्रयोग हो रहा है, तो इसमें सी ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। अच्छा प्रश्न था, मतलब ऐसे प्रैक्टिस करने से समझ बन जाती है और कुछ नहीं है। अगला प्रश्न देखना, रोहन एक खेल शिक्षक है, वह अक्सर खेल के नियमों को थोड़ा बदलकर बच्चों को नया खेल खिलाते हैं और उन्हें विषम समूह में काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। रोहन मुख्य रूप से बच्चों में किस कौशल को डेवलप कर रहे हैं? नियमों को थोड़ा बदलकर बच्चों को नया खेल खिलाते हैं और उन्हें विषम समूह में काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो बताओ कौन सा स्किल डेवलप किया जा रहा है यहाँ पे? कला एकीकृत शिक्षा, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी, ब्रेन बेस्ड लर्निंग और इंफॉर्मेशन लिटरेसी, क्या हो जाएगा? ऑल न्यू ऑनलाइन कोर्स बेटा इस ग्रेड सेकंड के बाद जारी करेंगे, सभी सभी के नए कोर्स ग्रेड सेकंड के एग्जाम के बाद करते हैं स्टार्ट। ओके, बी डन कर दें? बी एकदम सही बात है बेटा। देखो क्या कर रहा है, वो नियमों को बदल रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी है, उन्हें विषम समूह में काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है, मतलब अनुकूलनशीलता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? जैसी परिस्थितियां हैं उनके अकॉर्डिंग बदलाव करना, उनको थोड़ा परिवर्तित करना, और जैसी स्थितियां उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना, क्या कहलाता है? अनुकूलनशीलता। ये कौन से मॉडल में आता है, कौन से लर्निंग स्किल्स में आता है? ये जो आपके लाइफ स्किल्स होते हैं उसमें शामिल होता है। किस में होता है? लाइफ स्किल में शामिल होता है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, एक गणित शिक्षक अपनी कक्षा में एक ऐसी रणनीति अपनाते हैं जहां छात्र प्राथमिक शिक्षण सामग्री का अध्ययन घर से करके आते हैं और कक्षा के समय का उपयोग संयुक्त परियोजनाओं, विशिष्ट कार्यों तथा समस्याओं को सुलझाने में करते हैं। टीचर किस शिक्षण विधि का अनुप्रयोग कर रहे हैं? 21 सदी के कौशल जब भी आप पढ़ते हैं तो 21 सदी के कौशल में कुछ विशिष्ट रणनीतियां हैं। कौन कौन सी रणनीतियां हैं? जैसे स्पेशली 4 रणनीतियों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। कोलैबोरेट, गेमिफिकेशन, ठीक है। नंबर 2 फ्लिप्ड क्लासरूम, नंबर 3 आपकी ब्लेंडेड लर्निंग, नंबर 4 कोलैबोरेटिव टीचिंग। ये 4 मेथड्स का यूज किया गया है, गेमिफिकेशन, फ्लिप्ड क्लासरूम, ब्लेंडेड लर्निंग, कोलैबोरेशन। ये 4 प्रमुख रणनीतियां। इसके अलावा जैसे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग है, इन सब का कई मेथड्स बता, लेकिन 4 प्रमुख मेथड है। तो इसमें वो बच्चा क्या कर रहा है कि घर पे तो पढ़ के आता है, पूरी स्टडी घर पे करता है, और क्लास में आके वो प्रोजेक्ट बनाना, विशिष्ट कार्य, अभ्यास करना, ये सब कार्य क्लास में आके करता है। तो ये कौन सा है? ये ग्रेड फेस्ट में बहुत बार आया हुआ प्रश्न है, बताओ। एकदम सही आंसर है फ्लिप्ड शिक्षण विधि। फ्लिप्ड क्लासरूम का मतलब होता है कि आप घर पे पढ़ के आते हो, क्लास में प्रैक्टिस करते हो। और एक होता है ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग को बोलते हैं मिश्रित अधिगम, जब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का मिश्रण है, कि मैं मतलब मैं ऑफलाइन क्लासेस में कुछ ऑनलाइन चीजें दिखा रहा हूं आपको, तो वो ब्लेंडेड आपका हो गया, मिश्रित अधिगम हो गया, ब्लेंडेड हो गया। और फ्लिप्ड में घर पे पढ़ के आते हो, क्लास का प्रयोग केवल क्या करते हो? अभ्यास के लिए करते हो, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है फ्लिप क्लासरूम, जो 21 सदी कौशल की प्रमुख रणनीति में आता है। तो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, पहले ही मैंने करवा दिया था। कक्षा में एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक छात्रों को एक वास्तविक दुनिया, आया हुआ प्रश्न है इस केवीएस में, दुनिया की जटिल चुनौती या समस्या देते हैं जिसपे छात्र समूह में काम करते हुए एक ठोस समाधान या परियोजना प्रोजेक्ट तैयार करते हैं। इस पद्धति से छात्रों की सैद्धांतिक ज्ञान के बजाय व्यवहारिक ज्ञान को बनाए रखने की क्षमता में सुधार होता है। ये एग्जाम्पल किसका है? बताओ फटाफट। योग्यता आधारित शिक्षा का एग्जाम्पल है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का उदाहरण है, पारंपरिक शिक्षण विधि का उदाहरण है, या फ्लिप्ड क्लासरूम का उदाहरण है। वास्तविक दुनिया की जटिल चुनौती समस्या दी जाती है जिसपे छात्र ग्रुप्स में काम करते हैं, फिर एक परियोजना प्रोजेक्ट तैयार करते हैं। इस पद्धति में सैद्धांतिक ज्ञान के बजाय व्यवहारिक ज्ञान बनाए रखने की क्षमता में सुधार होता है। बताओ। बेटा जरूर मिलोगे आप तो, बस पॉजिटिव सोचना, जिंदगी में मुलाकातें जरूर होती हैं। हम विजुलाइज जो करते हैं चीज़ों को लेकर कि सर से एक बार मुलाकात होगी, सर के हाथ से पेन लूंगा, सर के साथ एक पॉडकास्ट होगा मेरा, 100% चीज़ें सच हो जाती हैं। बस हमें उस लेवल का विजुलाइज करना पड़ता है, उस पर कोई डाउट नहीं करना होता है, फिर चीज़ें हो जाती हैं। बताएं। सी, बी,
एकदम क्लियर है बेटा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हो जाएगा, जहां प्रोजेक्ट की बात कर रहा ना यहाँ पे, मैं बात ही प्रोजेक्ट की कर रहा, तो बाकी चीजें दिमाग में आनी नहीं चाहिए। फ्लिप क्लासरूम की ऑलरेडी अपन चर्चा कर चुके हैं। एक विज्ञान शिक्षक छात्रों को कुछ विषय सौंपते हैं और उन्हें निर्देश देते हैं कि वे ऑनलाइन विश्वसनीय सोर्स से वास्तविक जानकारी खोजें, ब्लॉग या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाएं ताकि वे इंटरनेट पर उपलब्ध गलत व्याख्या अफवाहों से बच सकें। यहां छात्र मुख्य रूप से किस कौशल का अभ्यास कर रहे हैं, बताओ। एक विषय सौंप दिया, उनको निर्देश दे दिया कि ऑनलाइन विश्वसनीय सोर्स से वास्तविक जानकारी, कि मान लीजिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत सारे इंफॉर्मेशन के सोर्स हैं, आप कैसे पता चलाओगे 21 सदी के कौशल पे कैसे प्रश्न आते हैं, बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, बहुत सारी चीजें बताते हैं, उनमें सबसे रिलायबल कौन है, ठीक है। फिर उसकी प्रेजेंटेशन बनाएं, और जो गलत अफवाहें जिन टीचर्स ने गलत पढ़ा दिया, कोई गलत चीज फैला दी है, उनसे बचना। तो 21 कौशल को डेवलप कर रहा है, साक्षरता कौशल, सामाजिक और सांस्कृतिक कौशल, कोलैबोरेशन कौशल या ब्रेन बेस्ड लर्निंग। मुझे लगता नहीं इस ऐसे प्रश्न में कहीं कंफ्यूजन होगा, सीधा हो जाएगा साक्षरता कौशल, जिसको आईएमटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन, ये आईएमटी कौशल में आता है। इसमें तथ्य, विश्वसनीय सोर्स और तकनीक में अंतर करना स्पेशली किस में आता है, साक्षरता कौशल का भाग है आईएमटी, इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें अपने देखते हैं जो चीजें हैं वो सही हैं, गलत तो नहीं है, जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसकी पूरी जांच करना है, निष्पक्षता से जांच करना है, कहीं उसको अफवाहें तो नहीं फैलाई जा रही हैं, सब इसके अंतर्गत आता है। क्लास तो रनिंग कर रही है बेटा, आपके नेटवर्किंग इशू हो सकता है, यहाँ तो एकदम एक्सीलेंट चल रही है। आपकी बारिश का मौसम है ना, हो सकता है। 21 सदी के कौशल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उद्देश्य अर्थ सही सुमेलित नहीं है, इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्यूशन, समझना इन चीजों का मतलब। समालोचनात्मक चिंतन होता क्या है, समालोचनात्मक चिंतन का मतलब है मैं कोई भी चीज को बिना जांचे स्वीकार नहीं करूंगा, मैं निष्पक्षता से उस पर सोचूंगा सही क्या है गलत क्या है, ये क्रिटिकल थिंकिंग होती है। और ये 21 सदी के कौशल क्यों डेवलप किए जा रहे हैं, क्योंकि आज बच्चे क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करते हैं, वो एनालिसिस नहीं करना भूल गए हैं। मान लीजिए मैंने कोई चीज बता दी, उसको स्वीकार कर लिया, अरे यार देव सिंह सर बोल रहे हैं मतलब सही है, नहीं, आप उस पर भी सोचिए कि सर भी झूठ बोल सकते हैं, क्या जरूरी है सही है। तो क्रिटिकल थिंकिंग ये कहता है कि आप हर चीज की जानकारी लें, मतलब पूरा मूल्यांकन करें, क्रिटिकल थिंकिंग है। फिर प्रॉब्लम सॉल्यूशन, क्रिटिकल थिंकिंग के आधार पर समस्या का समाधान करें कि वास्तव में मेरे सामने प्रॉब्लम्स हैं, इसका पक्ष ये, विपक्ष क्या और क्या होना चाहिए। तो ये अर्थ यदि आपको पता ना, तो कैसा भी एग्जाम्पल आ जाए आपका गलत नहीं होगा। तो इसमें मूल्यांकन करना, जटिल समस्याओं का रचनात्मक समाधान खोजना इसके अंतर्गत आता है। तो अर्थ पता होना चाहिए। कोलैबोरेशन और टीम वर्क क्या होता है, दूसरों के साथ मिलकर काम। कोलैबोरेशन का मतलब क्या है, हम सब मिलकर काम करते हैं, एक टीम के रूप में काम करते हैं। तुम मुझे ये सिखा दो, मैं तुम्हें ये सिखा दूंगा, तुम मुझे ये पढ़ा दो, मैं तुम्हें ये पढ़ा दूंगा। विविध दृष्टिकोणों को सुनना, समझौता करना और सहानुभूति की भावना विकसित करना। तो टीम वर्क का मतलब है यहां लीडरशिप, नेतृत्व है, ये अपने लाइफ स्किल्स में आते हैं दोनों। जैसे कोलैबोरेशन तो 4C में आ गया और टीम वर्क किस में आ गया, नेतृत्व का भाग होता है जो लाइफ स्किल में आता है, कि समानुभूति का भाव रखना है, हमें सबको मोटिवेट करना है, प्रेरित करना है। संप्रेषण और मीडिया साक्षरता क्या है, केवल पारंपरिक शैक्षणिक विषयों को रटना और सामाजिक मीडिया डिजिटल माध्यम गलत हो जाएगा। ये क्रिएटिविटी और नवाचार क्या है, लीक से हटकर। क्रिएटिविटी आपके अलग से भी टॉपिक है, जहां विस्तार आता है, जहां प्रवासशीलता आता है, जहां मौलिकता आता है, जहां फ्लेक्सिबिलिटी आती है, वहां क्रिएटिविटी बन जाती है। ये 4C का भाग है, ठीक है। तो इसमें बदलती हुई दुनिया के अनुकूल अपने आप को ढालना और आउट ऑफ बॉक्स सोचना, इसको अपन क्रिएटिविटी बोलते हैं। तो इसमें तीसरा ऑप्शन एकदम गलत है, बाकी फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ एकदम सही है। तो सी गलत हो जाएगा। यस, डन कर दिया जाए लॉक इसको, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखना, डिजिटल युग में शिक्षार्थियों के लिए आवश्यक साक्षरता कौशल, लिटरेसी स्किल, आईएमटी, ठीक है। लिटरेसी स्किल में क्या है, इंफॉर्मेशन, मीडिया और टेक्नोलॉजी, ये 3 कौशल आते हैं। व्यवहारिक अनुप्रयोग के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। डेटा के विशाल भंडार में से भ्रामक खबर, फेक न्यूज को छांट देना और केवल साक्ष्य आधारित प्रमाणिक तथ्यों की पहचान करना, सूचना साक्षरता। इंफॉर्मेशन लिटरेसी क्या है, दोबारा समझ लीजिए। ऐसा कोई भी एग्जाम्पल आ जाएगा कि मान लीजिए अखबार है या कोई भी चीज है या कोई भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, उन इंफॉर्मेशन में से आप केवल वो इंफॉर्मेशन लो जो सही है, गलत इंफॉर्मेशन को आप छोड़ दो। आपको वही लेना है जो आपके लिए सही है, बाकी कोई भी
गलत अफवाहों पे, भ्रामक न्यूज पे, विज्ञापन पे विश्वास नहीं करना। मान लो मैं न्यूज ये दे दूं, विज्ञापन दे दूं कि मेरे से जो पढ़ेगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, तो ये भ्रामक है, कोई जरूरत थोड़ी है, मेरे से पढ़ने वाले असफल भी होते हैं। तो सूचना साक्षरता ये कहती है कि क्या ये सच है, मे भी हो सकता है, बट ये पूर्ण सच नहीं है, तो ये सूचना साक्षरता है। ओके, ये समझना कि किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एल्गोरिदम, एल्गोरिदम समझ रहे हो, आप कभी भी किसी चीज को सर्च कर रहे हो, मान लीजिए आपको स्कूटी खरीदनी है, तो आप जैसे खरीदोगे, सर्च कर लिया, तो उसके बाद आपको उससे जुड़ी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन है वही दिखती है, बाकी कुछ नहीं दिखेगा। तो ये एल्गोरिदम होता है, ये सोशल मीडिया का एल्गोरिदम होता है। किस प्रकार यूजर के दृष्टिकोण को प्रभावित करने के लिए सूचनाओं को प्रेजेंट करता है, मीडिया साक्षरता है। कि हो सकता है वो गलत सूचनाएं प्रस्तुत कर रहा है, वो आपको प्रभावित करने के लिए ऐसी चीजें एल्गोरिदम ऐसा प्रेजेंट कर रहा है, आपको लगेगा ये चीज तो मुझे खरीद लेनी चाहिए। तो मीडिया साक्षरता में अपन देखते हैं इंफॉर्मेशन किस सोर्स से आ रही है, क्या वो सोर्स सही है, क्या वो प्रमाणिक है, इसको बोलते हैं मीडिया साक्षरता। कि जो सूचना फैलाई जा रही है वो कहां से फैलाई जा रही है। क्लाउड कंप्यूटिंग टूल्स, कोडिंग सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर उपकरणों को बिना किसी तकनीकी सहायता के कुशलतापूर्वक संचालित करना प्रौद्योगिकी साक्षरता। प्रौद्योगिकी साक्षरता मतलब है मैं डिजिटल बोर्ड का आराम से यूज कर सकता हूं, कंप्यूटर में कुछ भी कर सकता हूं, मुझे एक चीजें समझ में आती हैं, प्रोग्रामिंग समझ में आती है, मैं सब चीजें समझ लेता हूं बिना किसी की सहायता के। इसका मतलब आप में कौन सी साक्षरता है, टेक्नोलॉजी लिटरेसी। तो ये तीनों सही है, डी वेरी गुड। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चारों सही है बेटा, एकदम सही है। अब ये तीनों अर्थ क्लियर हो गए। अब इस पे कैसा भी प्रश्न आ जाए, कैसा भी एग्जाम्पल बना देगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अर्थ पता ना आपको, तो फिर कोई डरने की आवश्यकता नहीं, कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं। डन। सूचना, मीडिया और प्रौद्योगिकी साक्षरता के वैचारिक वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखना, सूचना साक्षरता का संबंध मुख्य रूप से सामग्री की सत्यता से है, जबकि मीडिया साक्षरता का संबंध उस चैनल या माध्यम, मतलब ये समझ लो कि मीडिया साक्षरता क्या है, वो इंफॉर्मेशन आ कहां से रही है, उसका सोर्स क्या है, माध्यम क्या है, उसको जांचना जिसके द्वारा सामग्री हम तक पहुंचती है। और इसके अंतर्गत केवल कंटेंट की को पहचानना कि कंटेंट फेक है, सही है। यदि कोई छात्र इंटरनेट पे शोध पत्र डाउनलोड करने के लिए केवल कंप्यूटर ऑन करना सीखता है तो प्रौद्योगिकी साक्षरता के उच्चतम स्तर को प्राप्त कर चुका है। आईएमटी कौशल का अंतिम उद्देश्य शिक्षार्थियों केवल डिजिटल उपकरणों का उपभोक्ता बनाना है, कंज्यूमर बनाना, ना कि समस्याओं का समाधान करता। बताओ इनमें से एक गलत है, कौन सा गलत है बेटा। टेस्ट पेपर का एनालिसिस ऐसे होता है कि आपने मान लीजिए अवनी का, हमने जो फाइनल टेस्ट पेपर करवाया वो हमने टेलीग्राम पे भी भेज दिया, आप उसको देखो, उसका प्रिंट आउट निकलवाओ, और वो प्रिंट आउट निकालने के बाद अपने हिसाब से दो उस पेपर को देने के बाद ये दो कि मेरे कितने परसेंट मतलब सही हुए, कितने परसेंट हुए जिसमें मैंने नेगेटिव मार्किंग फंसा, कितने परसेंट ऐसे थे जिनको मैं केवल समझने से सही कर सकता था, और कितने परसेंट थे जो मेरे कंटेंट से आए ही नहीं है। ये होता है पेपर एनालिसिस। इससे आपको आइडिया लगता है कि मुझे रियल पेपर में इतने परसेंट करने चाहिए, ऐसे प्रश्नों की भाषा से बचना चाहिए, यदि ऐसी भाषा आती है तो मेरा आंसर लगभग ऐसा होगा, तो एक समझ डेवलप होती है। तो पेपर एनालिसिस ये है कि उसकी हार्ड कॉपी ले लो और एक ओमार शीट ले लो और उसके बाद एनालिसिस करो, ये होता है। डन बेटा, दो चीजें होती हैं, मैं नंबर 1 हूं या नंबर 2 हूं या नंबर 3 हूं या नंबर 4, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आप लोगों का प्रेम होता है। जैसे मान लीजिए मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं, आप कह दोगे सर आप नंबर 1 साइकोलॉजी टीचर हैं, हो सकता है कल किसी और टीचर को कह दोगे सर आप नंबर 1 है। तो आप लोगों को तो क्या होता है कि आप लोग सबसे अधिक बदलने वाले लोग होते हो, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं एक नंबर पे हूं, मैं अपनी चीजों को कितना अच्छा डिलीवर कर पा रहा हूं, मैं कितना अच्छे से समझा पा रहा हूं, ये दैट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। कोई फर्क नहीं पड़ता, सब टीचर अच्छे होते हैं, कोई खराब नहीं होता। ए, बताओ, ये एकदम सही है बेटा, बहुत बढ़िया आंसर। केवल एक सही है, बी और सी गलत है। ये उच्चतम स्तर नहीं है, सिर्फ तो निम्नतम स्तर है। उच्चतम स्तर का मतलब है जब कोडिंग डिकोडिंग समझ जाओगे आप, ठीक है। और इसका उद्देश्य डिजिटल को उपभोक्ता नहीं बनाना, याद रखना, समझने की समस्याओं का समाधान करता। तो केवल डिजिटल उपकरणों का उपभोक्ता नहीं बनाता है, ये तो स्वामित्व ही प्रदान करता और समस्याओं का समाधान करता बनाता है। यस, ये सही है बेटा। ये मतलब ये चीजें आपको समझ में आने लग गई ना, तो आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे, याद रखना। अपने फाइनल टेस्ट में जितना एनालिसिस किया ना, यदि वो आपने ढंग से समझ लिया ना, मैं कह रहा हूं बहुत अच्छा करोगे आप। 21 सदी के जीवन और कैरियर कौशल के व्यवहारिक अनुप्रयोग, फ्लिप्स, जो जीवन कौशल को बोलते हैं शॉर्ट में फ्लिप्स, कौन सा कथन गलत है।
अनुकूलनशीलता परिस्थितियों योजनाओं के अचानक होने वाले बदलाव और चुनौतियों के अनुसार स्वयं के कार्य करने के तरीकों को सकारात्मक से ढालना। फ्लेक्सिबिलिटी एडेबिलिटी क्या है? जैसी परिस्थिति, मान लीजिए आज आरपीसी पेपर हार्ड आ रहे हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंग ढालना पड़ेगा कि मुझे पेपर में रिस्क कितना लेना है, ज्यादा नहीं लेना, नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है और अच्छे विश्वसनीय सोर्स से कैसे पढ़ना है। ये फ्लेक्सिबिलिटी है। तो जैसा समय वैसा बदल लो। पहल करना और स्वनिर्देशन, इनिशिएटिव, सेल्फ डायरेक्शन। पहल का मतलब होता है किसी की जरूरत नहीं है सर, मैं खुद करूंगा। इनिशिएटिव का मतलब होता है वो इंतजार नहीं करता है कोई मुझे पुशअप करेगा, धीर सिंह सर मुझे मोटिवेट करेंगे, नहीं करेंगे कोई बात नहीं है, मुझे मेरी लाइफ के लिए बनना है, मुझे बढ़ना है और मैं बढ़ूंगा। कोई मुझे मोटिवेट करने नहीं आएगा, मुझे खुद को करनी है चीजें। ये पहल है, ठीक है। सेल्फ गाइडेंस भी यही है, खुद को डिसिप्लिन रखना है। धीर सिंह सर बताएं नहीं बताएं क्या फर्क पड़ता है, और धीर सिंह सर को क्या फायदा भाई, मेरी लाइफ है तो मुझे डिसिप्लिन की जिंदगी जीनी है। मैं 1 साल कठोर अनुशासन वाला जीवन जीऊंगा, लेकिन 1 साल का कठोर अनुशासन मेरे बाद की जिंदगी को बहुत खूबसूरत बना देगा। और आज यदि तुम लापरवाही कर रहे हो, आज तुम अपना समय खराब कर रहे हो, आज तुम 10 मिनट भी खराब कर रहे हो, आने वाला टाइम माफ नहीं करता साहब। जिंदगी में सिर्फ 4 अवसर मिलते हैं, सिर्फ 4। वो 4 अवसर ऐसे होते हैं जिनमें से किसी न किसी का फायदा उठा के तुम्हें आगे बढ़ जाना चाहिए। यदि तुम 4 अवसर को गंवा देते हो तो मान के चलना फिर आगे बढ़ने के चांस नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं डिसिप्लिन को जिंदगी का सिद्धांत बना लेना। कुछ भी हो जाए अपना टाइम किसी और चीज को मत देना, सिर्फ स्वयं के अलावा जरूरी है। प्रोडक्टिविटी एंड अकाउंटेबिलिटी। प्रोडक्टिविटी क्या होती है और जवाबदेही क्या होती है? प्रोडक्टिविटी होती है जो काम आपको दिया गया है। मान लीजिए ग्रेड 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जितना टाइम बचा है, मान लीजिए मेरे पास 4 दिन बचे हैं, 5 दिन बचे हैं, उसमें मैक्सिमम चीजें कवर करनी है, पूरा सिलेबस रिवाइज करना है। और मेरी सफलता और असफलता दोनों के लिए जिम्मेदार कौन होगा? मैं होऊंगा। ये जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, खुद को मानना है। मेरी पढ़ाई नहीं हो रही, मैं खुद जिम्मेदार हूं। मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं खुद जिम्मेदार हूं। हर चीज के लिए बाहर मत ढूंढिए, खुद को जिम्मेदार माने। तो प्रोडक्टिविटी एक समय सीमा के भीतर कुशल उच्च गुणवत्ता वाला परिणाम देना। और सामाजिक सांस्कृतिक कौशल क्या है? केवल अपनी पृष्ठभूमि और संस्कृति के लोगों के साथ अंतःक्रिया को सीमित रखना, ये गलत हो जाएगा। सामाजिक सांस्कृतिक कौशल वैश्विक नागरिकता की बात करता है। किसकी बात करता है? वैश्विक नागरिकता। 21वीं सदी कौशल का उद्देश्य इसमें आता है। हमें पूरी दुनिया को एक परिवार समझना है, ना कि केवल अपनी संस्कृति। तो इसमें डी ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? गलत। ये तीनों सही हैं। मतलब इससे समझ बन जाएगी आपकी आंसर कैसा आएगा, क्या पूछेगा इसके ऊपर, है ना। 13 नंबर का प्रश्न देखना। सूचना युग के आधुनिक बाजारों की गति के साथ तालमेल बैठाने के लिए आज के छात्रों को सभी 12 कौशल में पारंगत होना अनिवार्य है, जो इंटरनेट के इस युग में अपनी अनूठी विशेषताओं के बावजूद एक समान महत्व रखते हैं। कारण है इन 12 कौशलों को मुख्यतः 3 श्रेणी: अधिगम कौशल, लर्निंग कौशल जिसमें 4C आते हैं, साक्षरता कौशल जिसमें IMT आता है, और जीवन कौशल जिसमें फ्लिप्स आता है। फ्लेक्सिबिलिटी, लीडरशिप, इनिशिएटिव, प्रोडक्टिविटी और सोशल। जहां साक्षरता कौशल विशेष रूप से इंटरनेट में मौजूद प्रचुर सूचनाओं, विश्वसनीय स्रोत, तथ्यों की पहचान करने। बताओ, दोनों सत्य हैं, दोनों सही व्याख्या कर रहे हैं। यार ये PDF में भूल जाता हूँ, हमारी टीम में कोई ढंग का बच्चा है नहीं जो इन चीज़ों को करे। मतलब मैं बच्चों को रखता हूँ लेकिन उनको लगता है कि हमें कहा जाए, याद दिलाया जाए। मतलब ऐसा बच्चा नहीं मिलता जो बहुत क्रिएटिव हो, जो चीज़ों को लेकर खुद करे। मैं इस मामले में बड़ा कमज़ोर रहा हूँ। मुझे ऐसी टीम में कोई ऐसा बच्चा जो मतलब चीज़ों को पहल करे, इंटरेस्ट लेके करे। इतने बच्चों को सपोर्ट कर देते हैं लेकिन मज़ा नहीं आता। ये बड़ी प्रॉब्लम है। अब ये चीज़ें मुझे करनी पड़ती हैं, एक टीचर खुद करता है, बड़ी प्रॉब्लम है। आंसर बताओ बेटा। क्या आंसर आएगा इसका? अरे ए आंसर कैसे आएगा? ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। देखो ऊपर तो बताया गया है कि 12 स्किल्स क्यों जरूरी है हमारे लिए, और नीचे बताया गया है कि इन 12 कौशल्स को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। यह नहीं बताया गया है कि इन कौशलों को क्यों अनिवार्य क्यों किया गया है। नीचे वाला केवल इनका डिवाइडेशन, वर्गीकरण करता है
इनकी उपयोगिता को प्रमाणित नहीं करता, इसलिए ए आर दोनों सत्य हैं लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं करता, इसलिए आंसर बी होगा बेटा, ना कि सी। दूसरा, इन 12 कौशलों की उपयोगिता नहीं बता रहा है, इसलिए सिर्फ बी, व्याख्या नहीं कर रहा है ऊपर वाले की। सूचना साक्षरता का संबंध तथ्यों, आंकड़ों और सांख्यिकी को समझने से है, जबकि प्रौद्योगिकी साक्षरता उन मशीन और प्रणालियों को समझने में बल देती है जो सूचना युग को संभव बनाती है। इंफॉर्मेशन लिटरेसी का संबंध तथ्य, आंकड़े, जो भी डाटा जा रहे हैं, मतलब इस इतना सा समझ में आ गया होगा आज आपको, 21 सदी कौशल लगभग समझ में आ गए होंगे कि सूचना लिटरेसी केवल ये है कि जो इंफॉर्मेशन जितनी भी फैल रही है वो सही है कि गलत है, मुझे इंफॉर्मेशन की सत्यता की जांच करना है, ये सूचना साक्षरता है। बस जो सही गलत है इसको जानना है। और मीडिया साक्षरता, वो कहां से आ रही है उस चैनल की पहचान करना है, क्या वो जो चैनल है वो सही है या गलत है, या मतलब सरकार प्रायोजित तो नहीं है, ठीक है, तो एक प्रकार ये समझना। तो प्रौद्योगिकी साक्षरता में मशीन और प्रणालियों को समझने में बल दिया जाता है, एकदम सही है दोनों। इसमें कैसे वो काम करती है, कैसे ओपन होती है, कैसे चीजें डाउनलोड की जाती हैं, कैसे हटाई जाती हैं, सब। कथन सेकंड, 21 सदी के जीवन कौशल के अंतर्गत फ्लेक्सिबिलिटी का अर्थ आवश्यकता अनुसार स्थापित योजनाओं से हटकर कार्य करना, जबकि पहल का, इनिशिएटिव का तात्पर्य बिना किसी बाहरी निर्देश के अपने दम पे परियोजनाओं और रणनीतियों को शुरू करना है। बिना किसी बाहरी निर्देश, समझ में आ गया? पहल का मतलब है मुझे किसी गाइडेंस की जरूरत नहीं है, पहल समझ गए ना आप? जैसे मैंने अभी बोला ना कि हमारी टीम में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो इनिशिएटिव हो, जो चीजों को खुद करे, सर मैं इसे कर दूंगा, सर ये चीजें ऐसे कर दें, ऐसे मिलते ही नहीं है। पता नहीं कहां से आजकल, पता नहीं, ठंडे ठंडे बच्चे हैं, ऐसे उनको झड़का झड़का के कहो भाई करना है तेरे को, इनिशिएटिव नहीं है। ये बहुत बड़ी चीज है। पहल का मतलब आपको कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। और लचीलापन का मतलब हटके कार्य करना है। तो ये दोनों सही है क्या बेटा? आंसर सी आ रहा है, वेरी गुड। कथन, वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न आया हुआ भाई, ये यूजीसी नेट में आया हुआ प्रश्न है, देख लेना एक बार इसको। 21 सदी के जीवन कौशल, लाइफ स्किल्स के व्यवहारिक महत्व, उनके लक्ष्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी का मुख्य उद्देश्य विकर्षण, विकर्षण मतलब डिस्ट्रक्शन। भाई प्रोडक्टिविटी का मतलब इतना सा समझ लो, प्रोडक्टिविटी ये है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन मेरी लाइफ में चारों तरफ है, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। प्रोडक्टिविटी का मतलब है मुझे ग्रेड सेकंड टीचर बनना है, सिर्फ उसके अलावा मुझे कोई चीज से मतलब नहीं है, मेरी लाइफ का हर डिस्ट्रक्शन मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो विकर्षणों से बच के केवल और केवल परिणामों पे, गुणवत्ता पे ध्यान केंद्रित करना, इसको अपन प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। तो इस आधुनिक युग में कार्य की दक्षता पे ध्यान देना, निरंतरता को बनाए रखना है, प्रोडक्टिविटी है। ये मतलब जिंदगी में यदि आपको बहुत बड़ा व्यक्ति बनना और सक्सेसफुल बनना है तो इसको अपनी लाइफ का आधार बनाना, प्रोडक्टिविटी को, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं। और लड़कों को स्पेशली कहूंगा कि लड़कियों से स्पेशली बचना है, और लड़कियों को भी कहूंगा कि तुम्हें भी बचना है। आज का जमाना बहुत अलग है भाई, जब तक लाइफ में कुछ बनते नहीं हो तब कोई वैल्यू नहीं है। आप भी देख लो, बहुत जरूरी है, प्रोडक्टिविटी बहुत जरूरी है। सामाजिक कौशल का तात्पर्य आपसी लाभ, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए नए लोगों से मिलना, उनके साथ एक मजबूत ने, सामाजिक कौशल यही है। सामाजिक कौशल का मतलब है हम आपस में मिलकर काम करेंगे, उनके साथ रिलेशनशिप बनाने हैं, सब मिलकर कोलैबोरेटिव टीम के रूप में काम करेंगे, सामाजिक कौशल है। नेतृत्व, फ्लेक्सिबिलिटी, पहल, प्रोडक्टिविटी और सामाजिक कौशल मिलकर सुनिश्चित करते हैं कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत और व्यवसायिक दोनों स्तर पे एक सफल और स्वतंत्र जीवन जी सके। बताओ, सी वाला मुझे थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है, बताओ। डी आंसर आ रहा है, सही है, तीनों सही है बेटा एकदम से। आंसर ए बी सी, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ये टोटल 15% थे,
साइकोलॉजी मैंने मेरे हिसाब से पूरी करवा दी है यूट्यूब के माध्यम से। यदि मुझे कल टाइम मिला, मैं दिन में वर्क कर पाया, तो टीचिंग मेथड को लेकर एक अच्छी क्लास में लेके आ सकता हूँ। कल टाइम मिलने पर डिपेंड है ना, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से पढ़ते रहना, अच्छे से पेपर दे के आना, सब बढ़िया होगा। एक पेपर को कैसे मैनेज करें इसको लेकर मैं एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा कि बिना डरे कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं और एग्जाम हॉल के स्ट्रेस को मैनेज करते हुए कैसे अच्छे से पेपर दे के आएँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट चरण होता है उसको लेकर एक छोटा सा वीडियो मैं डाल दूंगा। थैंक यू वेरी मच। इस फाइनल टच को, साइकोलॉजी को हमने बहुत अच्छे से कवर किया है। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी फायदा हुआ होगा। थैंक यू।